गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है बेटा? गुड मॉर्निंग, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सभी को? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे दोस्तों आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। दोस्तों हमने जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई हमने कल ही रिवाइज़ कर लिया, बहुत अच्छे से रिवाइज़ किया, आपने देख लेना। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये रैपिड रिवीजन मैंने लास्ट मंथ में ही चालू कर दिया था फॉर दो स्टूडेंट हु आर गोइंग टू अपीयर इन जनवरी 26 एग्जामिनेशन। तो लगभग हमारे 8 to 9 सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत अच्छे से इस बार मैंने रैपिड रिवीजन रिकॉर्ड किया है। और मैं आपको कह दूं कि ये लाइव स्ट्रीमिंग जो चालू है इसमें मैं क्वेश्चन डिस्कशन भी आपके साथ कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। तो आपके पास अगर नया क्वेश्चन होगा तो वो क्वेश्चन नंबर भी मिल जाएंगे, और अगर आपके पास अगर 2024 का भी क्वेश्चन होगा तो उसके भी क्वेश्चन नंबर मैं कोट कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं जस्ट ये बताना चाहता हूँ कि रैपिड रिवीजन में हम बहुत अच्छा रिवाइज करने वाले हैं। और देखो इस बार टैक्स का पेपर जो है टफ चेक हुआ है, इसलिए आप अगर ये रैपिड रिवीजन करने के बाद क्वेश्चन बैंक कर लेते हो तो आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। और हाँ, जो स्टूडेंट को राइटिंग प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है, जो स्टूडेंट कुछ कॉन्सेप्ट में आज भी जीएसटी में परेशान है, उसके लिए हमने 100 आवर्स का हमारा कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च किया है जो 12 नवंबर से स्टार्ट होगा। दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस बार टैक्सेशन का स्टडी जो है ओके बहुत अच्छे से करना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, और जितना मॉक हो सके उतना आप ट्राई करना। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन हम जो है स्टार्ट करते हैं। ओके, और आज के सेशन में टाइम ऑफ सप्लाई, वैसे तो हमने डिसाइड किया था कि वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है और टाइम ऑफ सप्लाई एक साथ ले लेंगे, लेकिन कल वैल्यू ऑफ सप्लाई में कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से आपको रिवाइज किया और कुछ क्वेश्चंस भी लिए। ओके, तो वो क्वेश्चंस जो है डिस्कशन अच्छे से हुआ। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, सब्सिडी जो है सब्सिडी समझने में थोड़ी दिक्कत जाती है, इसलिए आप वैल्यू ऑफ सप्लाई में 2-3 बार सब्सिडी का जो कल मैंने टेबल बताया ओके वो टेबल देखना और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। और बहुत सी बार अगर आपको कंफ्यूजन हो तो एजम्पशन लिख के ओके सब्सिडी का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना है। ओके, तो चलो दोस्तों यहाँ पे ओके स्टार्ट करते हैं आज का हमारा रैपिड रिवीजन जीएसटी का। ओके, और टॉपिक रहेगा टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, तो रेडी हो? टाइम ऑफ सप्लाई। चलिए, तो सर इधर का मौसम कैसे है? अभी इतना इधर ठंड नहीं चालू है बेटा, ठीक है। तो चलिए, तो टाइम ऑफ सप्लाई अगर हम देखें यहाँ पे तो सबसे पहले ओके टाइम ऑफ सप्लाई में आपको बता दो बहुत इजी चैप्टर है और इस बार आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। और स्पेशली जो पहले 10 मार्क का क्वेश्चन है, ये 10 मार्क के क्वेश्चन में टाइम ऑफ सप्लाई की एडजस्टमेंट आपको पूछी जा सकती है। देखो कैसे आप स्टार्ट कैसे करोगे, पहले तो क्या करना, टाइम ऑफ सप्लाई ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले यहाँ पे ये देखना कि सॉरी यहाँ पे ये देखना कि इनवॉइस का क्या स्टेटस है। ओके, जीएसटी में इनवॉइस कैसे इश्यू होता है, क्यों? क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई आपके इनवॉइस पे रखा है, तो इनवॉइस का मैकेनिज्म कैसा है आपका ये पहले देखो। तो अगर आप देखते हो टाइम ऑफ सप्लाई में तो सेक्शन 31 ओके जो आगे आपको इनवॉइस चैप्टर आता है इसमें कहा है अगर आप गुड सप्लाई कर रहे हो, सुनो मेरी बात, अगर आप गुड सप्लाई कर रहे हो तो आपने इनवॉइस कब देना चाहिए? तो जब आप फैक्ट्री से रिमूव करोगे, एट द टाइम ऑफ रिमूव, समझ लो आपने ट्रक में लोड कर दिया, तो जब आप फैक्ट्री से रिमूव करोगे गुड्स फिजिकली तो ये रिमूवल तक आपका इनवॉइस चले जाना चाहिए। यानी आपका किसी भी हालत में रिमूवल विदाउट इनवॉइस नहीं होना चाहिए। ओके, इनवॉइस अगर ये रिमूवल फॉर सप्लाई होगा, यानी आपने सप्लाई किया और इस सप्लाई के अंडर में आप रिमूव कर रहे हो, माल बेच रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, तो इनवॉइस रिमूवल पे बना लेना चाहिए। ये इसका टाइम लिमिट दिया है गुड्स के केस में। सर ये बताओ, इनवॉइस पहले बनाया तो क्या प्रॉब्लम है? पहले बनाया तो बहुत अच्छी बात है, आप विद इन टाइम हो। ओके, पहले बनाओ पर रिमूवल तक बना लो। लेकिन सर अगर इनवॉइस हमने बाद में बनाया, तो इनवॉइस बाद में बनाया तो फिर जो है आप बना सकते हो लेकिन आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। तो इनवॉइस विद इन टाइम कब बोला जाएगा? व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस बोला जाएगा? लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस इज रिमूवल फॉर सप्लाई, एंड आपका जो रिमूवल होगा फॉर सप्लाई दैट इज द लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। तो देखो वो क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स, इनवॉइस शैल बी इश्यूड, इनवॉइस शैल बी इश्यूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई। यानी जब आप सप्लाई कर रहे हो और उसके लिए रिमूव कर रहे हो
तो रिमोल पर आपने इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। वेयर सप्लाई इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड्स। हाँ, लेकिन वो कहते हैं ये रिमोल की जो कंडीशन आप देखोगे, जब अगर आप गुड्स मूव कर रहे हो, मतलब आप कस्टमर प्लेस पर दे रहे हो, ओके, या फिर बायर मूव करके लेके जा रहा है, या ट्रांसपोर्टर मूव करके लेके जा रहा है, तो रिमोल तक आपका इनवॉइस चले जाना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा अगर हम देखें तो डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ टू द रिसिपिएंट इन एनी अदर केस। तो मैं आपको ये बता दूं कि अब कभी कभी गुड्स जो सेल होता है वो एज इज वेरीज बेसिस पे सेल होता है। एज इज वेरीज बेसिस पे जो सेल होता है, तो यहां ध्यान से सुनो कि एज इज वेरीज बेस्ट क्या होता है। जैसा देखो, ये हमारा पुणे का प्रेस्टीज पॉइंट है, और ये पुणे का प्रेस्टीज पॉइंट में ये अपने क्लासेस है, और ये किसी और के क्लासेस है, या किसी और की शॉप होगी, ऑफिसेस होगी। तो ऐसे केस में यहाँ एक बाजू में जनरेटर लगा हुआ था। अब जनरेटर तो गुड्स है तो मूवेबल है। अब ये जो जनरेटर लगा हुआ था, ओके, अब ये जो पहले यहाँ पे एक रिलायंस का ऑफिस था, अब उनका जनरेटर लगा हुआ था, अब वो ऑफिस छोड़ के जा रहे हैं, और वो ऑफिस छोड़ के जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये जनरेटर बेचना है। मुझे पता चला, मैंने इनका जनरेटर खरीद लिया, और सारे कनेक्शन मेरे क्लासेस में ओके शिफ्ट कर दिए। अब देखो, ओके, यहाँ पे रिलायंस वालों ने गुड्स बेचा। अब रिलायंस वालों ने जब गुड्स बेचा तो क्या ये मूव करके बेचा? क्या नहीं, जनरेटर वहीं लगा हुआ है। ओके, बट एज इज वेरीज बेसिस पे बेचा, मतलब जैसा है वैसा, यानी ओके, एज इज वेरीज बेसिस मतलब क्या? नो मूवमेंट, गुड्स में कोई मूवमेंट नहीं है। ओके, गुड्स में कोई मूवमेंट नहीं है। ओके, और गुड्स बेचा गया। तो बहुत सी बार ऐसे मशीनरीज की सेल होती है, बहुत सारे गुड्स की सेल होती है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है, फिर अगर गुड्स में मूवमेंट नहीं है तो इनवॉइस कब आपने बनाना चाहिए? तो देखो दोस्तों, इनवॉइस वो कहते हैं ओके, डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ टू द रिसिपिएंट इन एनी अदर केस। यानी जिस दिन डिलीवरी दे दी, तो रिलायंस ने हमने क्या जनरेटर की जिस दिन कहा कि भैया अब आपके नाम का आपकी डिलीवरी, मूवमेंट नहीं हुआ, तो उस दिन आपने इनवॉइस दे देना चाहिए। इन अदर केस डन 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 डन, समझाओगे तो फटाफट यहाँ पे वन टाइप करो। चलो फटाफट मेरे साथ कम्युनिकेट करो। सो दोस्तों, ओके, चलो लाइक जरूर करना, और ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और जो ऑफलाइन मुझे देख रहे हैं अपनी कमेंट जरूर देना, अपना फीडबैक जरूर देना। चलिए, उसके बाद में इनवॉइस बाय द सप्लायर ऑफ द सर्विसेज। अब सप्लायर ऑफ द सर्विसेज जो है, इसके इनवॉइस क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। अगर आप सर्विस दे रहे हो तो वो क्या कहते हैं, समझ लो आपने सर्विस दी, ओके, आपने सर्विस दी, तो इसका इनवॉइस कैसे? तो वो कहते हैं इनवॉइस यहां से 30 डेज में, सुनो, इनवॉइस आपका 30 डेज में चले जाना चाहिए। अब इनवॉइस आपका 30 डेज में चले जाने चाहिए का मतलब क्या होता है बेटा, बता दो। इनवॉइस 30 डेज में जा रहा है, मतलब आप पहले भी दे सकते हो, जब सर्विस हो तभी भी दे सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 30 डेज में जाना चाहिए। तो सर्विस के इनवॉइस के लिए उन्होंने अच्छा खासा टाइम दिया, 30 डेज। दूसरा, अगर आपकी बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा तो 45 डेज में आपका इनवॉइस जाना चाहिए। पहले ही दे सकते हो, ड्यूरिंग भी दे सकते हो, और 45 डेज में आपका इनवॉइस जाना चाहिए। अगर ये समझा होगा तो बोलो डन 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 डन। चलिए, तो अब इनवॉइस की प्रोविजन पे हम आते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ये चैप्टर पे। तो टाइम ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 12 एंड 3, सेक्शन याद रहे तो चलेगा। ओके, बहुत अच्छी बात है। ओके, आपको जो यहाँ पे लिखते वक्त अगर आपने सेक्शन कोड किए तो मार्किंग थोड़ी अच्छी बढ़ जाती है। इस बार मैंने देखा, टफ पेपर चेक हुआ, लेकिन मैंने देखा कि जिन्होंने सेक्शन वगैरह ओके कोड किए, ओके, मेरे को आके डिस्कस किया उन्होंने कि सर हमने सेक्शन ऐसे ऐसे कोड किए, उन्होंने अच्छा स्कोर किया है। लेकिन सेक्शन कोट ही करना, इसका टेंशन मत लेना, बिना सेक्शन के भी अच्छे मार्क्स मिलते हैं, पर अगर कोट करो तो आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा रहता है। चलिए, तो सेक्शन 12 जो है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, और सेक्शन 13 जो है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, कैसे फिक्स करना। अब देखो, हम ये टाइम ऑफ सप्लाई मतलब क्या, मतलब आप गवर्नमेंट को कब पे करोगे, आप गवर्नमेंट की पेमेंट करने की लायबिलिटी कब आएगी। तो देखो, ओके, जीएसटी में गवर्नमेंट को पे करने की लायबिलिटी कब आएगी? ओके, एक तो फॉरवर्ड चार्ज में आती है, ठीक है, और एक रिवर्स चार्ज में आती है। ये दो मेन होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स। ओके, और ईसीओ भी एक तरह का फॉरवर्ड चार्ज ही है। तो यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि सप्लायर, एक तो सप्लायर देगा, नहीं तो रिसिपिएंट देगा, ये दो मेन है, और आपको एग्जाम में इस दो मेन चीजें याद रखना है। अच्छा, सप्लायर की लायबिलिटी है पे करने की, तो सप्लायर गवर्नमेंट को कब देगा, उसका टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा। तो देखो, पहले गुड्स देखते हैं। गुड्स का बहुत इजी है, अगर आपको एग्जाम में गुड्स का आता है ना तो मार्क्स मत छोड़ना। और गुड्स के केस में वो क्या कहते हैं, देखो, ओके, अर्लियर ऑफ डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, सुनो मेरी बात। ओके, वो क्या करते हैं, ए बच्चा इधर देख, ओके मेरी बात सुन। ओके, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस,
और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। मतलब क्या, अगर तूने यहाँ पे इनवॉइस पहले दिया रिमोल के, वो रिमोल पर दिया वो, मतलब जब इनवॉइस दिया, पहले दिया तो पहले, रिमोल पे दिया तो रिमोल, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, बस आपके दिमाग में ये आना चाहिए। दूसरा, अगर तूने इनवॉइस रिमोल के बाद दिया तो फिर लास्ट डेट, और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस मतलब कौन सा बेटा, ओके अगर आपका लिखना होगा तो यहां लिख देना डेट ऑफ रिमोवल, रिमोल ओके या डिलीवरी, ओके रिमोल या डिलीवरी, वो लास्ट डेट तक ओके आपका टीओएस आएगा। समझ लो कोई बंदा है और उसने इनवॉइस बाद में दिया, तो फिर जिस दिन रिमूव किया वो उसका टाइम ऑफ सप्लाई आएगा, और जो मंथ में ये टाइम ऑफ सप्लाई आएगा उसके ड्यू डेट में आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट, एक नोटिफिकेशन नंबर है, मैंने क्लास में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, बहुत डेप्थ में पढ़ाया था। कौन सा? नोटिफिकेशन नंबर 66/2017। ये क्या कहता है, अगर गुड्स होगा तो रिसीव बेसिस पे टीओएस नहीं आएगा। बोलो मेरे साथ, ओके गुड्स होगा तो रिसीव बेसिस पे टीओएस नहीं आएगा, वो दो ही फैक्टर पे आएगा। और कौन से दो फैक्टर पे आएगा? इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, इन्हीं दो फैक्टर पे मेरे दोस्तों आएगा, रिसीव बेसिस पे नहीं आएगा। लेकिन इसको एक एक्सेप्शन है क्या, और वो अमेंडमेंट ओके लास्ट ईयर में हुई थी। अगर आपका स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है, अब ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? सबसे पहले तो बता दो, गुड्स के डेफिनेशन में एक्शनेबल क्लेम आता है। अगर आपको गुड्स की डेफिनेशन याद होगी, याद है ना? बोलो बोलो फटाफट, याद है ना गुड्स की डेफिनेशन? चलिए, तो अगर गुड्स की डेफिनेशन आपको याद होगी तो वो केस में यहाँ पे एक्शनेबल क्लेम गुड्स के डेफिनेशन में आता है, लेकिन सारे एक्शनेबल क्लेम टैक्सेबल नहीं है। कौन से टैक्सेबल है? स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम ही टैक्सेबल है। अब इस स्पेसिफाइड एक्शनेबल में क्या आता है? लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, कैसीनो वगैरह, ये गुड्स माने जाते हैं। लेकिन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग के केस में गवर्नमेंट कहती है कि रिसिव बेसिस पे भी आएगा। मतलब क्या? मतलब वहां पे तीन चीजें ली जाएगी। कौन सी तीन चीजें ली जाएगी? राइट साइड में मैंने देखा, देखो या राइट साइड में चार्ट दिया है। ओके, आप फॉरवर्ड चार्ज में हो और आपका स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है, तो ऐसे केस में लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, या सॉरी डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिव विच एवर इज अर्लियर, ये दो लिए जाएंगे। मतलब क्या? स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम छोड़ के कोई भी गुड्स हो तो दो ही फैक्टर होते हैं, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। और अगर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम होगा तो तीनों में से विच एवर इज अर्लियर आपको लेना पड़ेगा, डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिव। समझा क्या आपको? अगर गुड्स का समझा होगा तो बोलो यस सर, ओके बहुत अच्छे से समझ में आया। चलो एक प्रॉब्लम लेते हैं हमारे क्वेश्चनर का। ओके, क्वेश्चनर के प्रॉब्लम टू, सिंपल प्रॉब्लम लेते हैं समझने के लिए। ओके, ये आपके क्वेश्चन में होगा, पर अभी स्क्रीन पे ध्यान दो, नीचे डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन नंबर बाद में कोट कर दूंगा, अभी पूरा फोकस जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ओके ये बता दो। तो यहां पे देखो, मंच एंड वंश ट्रेडिंग कंपनी रजिस्टर्ड सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज। एक मिनट, किस में है ये बेटा? रिवर्स चार्ज में कि फॉरवर्ड चार्ज में? फॉरवर्ड चार्ज में। इट हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, और क्या सप्लाई कर रहा है? ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग है मतलब गुड्स ही है, सर्विस तो होगी नहीं। ओके, ट्रेडिंग वर्ड गुड्स से कनेक्टेड होता है। गुड्स आगे बोल दिया, गुड्स वेर सप्लाइड ऑन 3 अक्टूबर। तो अगर सप्लाई हुआ मतलब रिमोल, रिमोल हुआ 3 अक्टूबर को, इनवॉइस 5 अक्टूबर को और पेमेंट 9 अक्टूबर को। सबसे पहले तो गुड्स के केस में पेमेंट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस कब का है? 5 का। रिमोल कब हुआ? 3 को। तो बोलो टीओएस क्या आएगा? फटाफट टाइप करो, टीओएस क्या आएगा? दोस्तों आपका आंसर बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं मेरे साथ फटाफट रिवाइज कर लो। तो बताओ टीओएस कब आएगा? तो आपका टीओएस आएगा 3 अक्टूबर को, क्योंकि विच एवर इज अर्लियर, तो लास्ट डेट रिमोल की अर्लियर होगा और ये डेट लिया जाएगा। अरे समझा कि नहीं समझा? बोलो यस सर। ओके चलिए, अब देखो नेक्स्ट मैं आपको ये बता दूं कि ये तो प्रॉब्लम हमने लिया। अब यहां आ जाओ, नेक्स्ट यहां, हाँ, अब गुड्स के केस में, पहले गुड्स खत्म कर देते हैं फिर सर्विस का, ठीक है? गुड्स के केस में रिवर्स चार्ज। अब सर रिवर्स चार्ज गुड्स के केस में भी एप्लीकेबल होता है क्या? यस, ओके, गुड्स के केस में भी रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है। अगर आपको पता है तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज जो है, ओके, कैशू नट्स, बीड़ी, एपर ल्यूज, ऐसे कुछ गुड्स है, अगर वो एग्रीकल्चरिस्ट से खरीदे और रजिस्टर्ड पर्सन ने खरीदे तो वो केस में रिवर्स चार्ज, यानी रजिस्टर्ड पर्सन को यहाँ पे रिवर्स चार्ज में टैक्स देना है। क्लियर? तो अब देखो यहाँ पे, अगर कोई सप्लायर है और ये रिसिपिएंट है और ये गुड्स का सप्लाई कर रहा है, समझ लो कैशू नट्स है, कैशू नट्स है, बीड़ी, रैपर ल्यूज है, और ये सप्लाई एग्रीकल्चरिस्ट है। ओए सुन सुन सुन, ये सप्लाई एग्रीकल्चरिस्ट है और रिसिपिएंट बेटा यहाँ पे जो है
ओके रजिस्टर्ड पर्सन है, तो लॉ कहता है ओके कि अगर एग्रीकल्चरिस्ट से रिसिपिएंट ने खरीदा ओके तो रिवर चार्ज में रिसिपिएंट जीएसटी देगा, रिवर चार्ज में रिसिपिएंट जीएसटी देगा। ओके तो ये कैश्यू नट्स। तो अब रिसिपिएंट कब देगा, रिसिपिएंट का टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा, तो रिसिपिएंट का टाइम ऑफ सप्लाई देखो कब आएगा, ओके गुड्स के केस में। अब थोड़ा यहां अप्रोच अलग लेना, यहां इनवॉइस बेस अप्रोच मत लेना। यहां वो क्या कहते हैं देखो, देखो फॉरवर्ड चार्ज में इनवॉइस बेस अप्रोच है ओके, पर रिवर चार्ज में इनवॉइस बेस नहीं है। जैसा सप्लायर है और रिसिपिएंट है तो वो क्या कहते हैं देखो, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, जब इसको गुड्स रिसीव हो जाएगा वो पहली डेट, जब गुड्स रिसीव हो जाएगा वो पहली डेट। सेकंड डेट ऑफ पेमेंट, रिसिपिएंट जब पे करेगा वो डेट, रिसिपिएंट को पेमेंट करना पड़ेगा वो डेट। अब डेट ऑफ पेमेंट में यहां दो डेट दी जा सकती है, कौन सी दो डेट दी जा सकती है, बुक एंट्री और बैंक। अब पेमेंट दो तरह से होते हैं, एक तो आपने बुक में डेबिट कर दिया ओके, और डेबिटेड टू बैंक, डेबिटेड टू बैंक। अगर आपको प्रॉब्लम में दोनों डेट दी है तो फिर उसमें से भी अर्लियर, उसमें से जो पहले हुई, तो आपको क्या लेना है, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट की दो डेट्स, और वो थर्ड क्या कहते हैं देखो, 31st डे फ्रॉम सप्लायर इनवॉइस, इनवॉइस बेसिस नहीं, सप्लायर ने जो इनवॉइस दिया होगा वहां से 31st डे विच एवर इज अर्लियर। ओके इन तीनों में से विच एवर इज अर्लियर। तो ये लर्न करो ओके, ये लर्न करो, जिस दिन गुड्स रिसीव हुआ पहली डेट वो लिखो, डेट ऑफ पेमेंट वो डेट लिखो, अगर पेमेंट की दो डेट्स होगी तो वो दोनों लिख दो, और थर्ड जिस दिन सप्लायर ने इनवॉइस दिया, सुनना, जिस दिन सप्लायर ने इनवॉइस दिया वहां से 31st डे वो डेट ले लो। और ये तीनों में से, ये तीनों में से ये तीन हो गए या फिर चार हो गए, पेमेंट की दो डेट्स होगी तो तीन या चार ओके, जो भी हो गए उसमें से विच एवर इज अर्लियर। और भाई साहब जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है समझा होगा तो बोलो यस ओके सर, आरसीएम, आरसीएम टाइप करो, आरसीएम का टीओएस हमें समझ में आया ओके। और अब देखो ये क्या कहते हैं, इफ एबीसी इज नॉट पॉसिबल देन डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। समझ लो अगर आपका टीओएस इससे फिक्स नहीं हो रहा है तो जिस दिन आप बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रोविजन कर दोगे वो डेट ली जाएगी। अगर क्वेश्चनर में ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर आप आते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं आपको कहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपको मैं समझा देता हूं ओके। प्रॉब्लम के कैसे पहचानना, प्रॉब्लम ऐसे पहचानना बेटा, सुनो ओके, प्रॉब्लम कैसे पहचानना मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पे यहां पे देखो, डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सबसे पहले तो गुड्स है, फॉर इंडिपेंडेंट केसेस अज्यूमिंग दैट जीएसटी अंडर रिवर चार्ज। अब वो क्या कहते हैं, अलग अलग केसेस का टीओएस फिक्स करो और ये जो है रिवर चार्ज में पेबल है। पहला केस लेता हूं, पहला केस गुड्स रिसीव हुआ ओके 1 जुलाई को, मतलब हमें पहला डेट कौन सा चाहिए था, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, मिल गया 1 ओके। दूसरा डेट ऑफ पेमेंट बाय रिसिपिएंट, पेमेंट अगस्त 10 को किया, अब पेमेंट की एक ही डेट है तो एक ही डेट लो ओके, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। और थर्ड क्या दिया है उन्होंने, थर्ड दिया डेट ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। क्या ये डेट लेनी चाहिए क्या, नहीं, ये डेट आपने नहीं लेनी चाहिए, यहां से 31st डे लेना चाहिए। अब ये 31st डे कैसे निकालोगे भाई, सप्लायर का इनवॉइस 29 जुलाई को है, सप्लायर का इनवॉइस 29 जुलाई को, 29 को छोड़ दो ओके, तो 30 जो ओके, तो 29 जून को है, तो 29 जून को 29 को छोड़ दो तो क्या है आपका 30 जून का एक ही दिन रहा, और आगे के 31st डे लेना है, मतलब आपका 31st डे आएगा तो आपका 29 जुलाई को 30 दिन खत्म हो जाएंगे, 30th जुलाई को आपके जो है यहाँ पे 31st डे आ जाएगा, तो मुझे ये डेट काम की है ओके। तो अब देखो क्या हुआ, ये डेट मिल गई, ये डेट मिल गई, ये डेट मिल गई, जुलाई 30। अब तीनों में से विच एवर इज अर्लियर ये आपको ले लेना है। अब देखो कभी कभी आपको क्या आएगा, ये देखो ये भी आ सकता है। अब इसमें एक और अच्छा है, थर्ड नंबर का देखो, थर्ड नंबर का अगर आप देखते हो ओके, तो जुलाई 1 कैसे आएगा, 30 जुलाई आएगा ना, यहां से 31st डे लेना पड़ेगा ना बेटा, 30 जुलाई आएगा। तो हाँ आपका टीओएस, सॉरी टीओएस विच एवर इज अर्लियर, तो आपका इन तीनों में से टीओएस विच एवर इज अर्लियर 1 जुलाई, करेक्ट ओके, जुलाई 1 जुलाई आपका अर्लियर आएगा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक ये वाली एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन देखो, ये बड़ा अच्छा है, थर्ड, जुलाई 1
डेट ऑफ रिसिप्ट है, पार्ट पेमेंट 30 जून, बैलेंस पेमेंट ओके जुलाई 20। अब देखो अगर बात रिवर्स चार्ज की है, मानता हूं कि ये गुड्स है, मानता हूं ये गुड्स है, पर बात अगर रिवर्स चार्ज की है तो ऐसे केस में आपको पेमेंट कंसीडर करने पड़ेंगे। फॉरवर्ड चार्ज में नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 लग जाता है और वो केस में रिसिप्ट बेसिस काम का नहीं है फॉरवर्ड चार्ज में। ओके, लेकिन अगर आप रिवर्स चार्ज हो, फॉरवर्ड चार्ज में रिसिप्ट बेसिस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप रिवर्स चार्ज हो तो डेट ऑफ पेमेंट आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। तो अब इसमें ये वाली एडजस्टमेंट सच में बहुत अच्छी है। ओके, क्या कि भाई पार्ट पेमेंट आपका 30 जून हुआ और बैलेंस जुलाई हुआ, तो जब भी पेमेंट पार्ट पार्ट होते हैं तो वो केस में आपके दो टीओएस निकलेंगे। अब देखो बेटा ये रैपिड रिवीजन है, मैं बहुत डिटेल में तो नहीं समझा सकता लेकिन ट्राई कर रहा हूं। तो आपको दो टीओएस फिक्स करने पड़ेंगे। तो अब देखो क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे जुलाई 1 जून 30 पहले पार्ट के लिए, और ये 31st डे फ्रॉम द इनवॉइस, इन तीनों में से विचवर इज अर्लियर, और दूसरा जुलाई 1 जुलाई 20 और आपका 31st डे, इन तीनों में से विचवर इज अर्लियर। ऐसे दो टीओएस आपके फिक्स हो गए। ओके, अगर इस प्रॉब्लम में कुछ टेक अवे लेना है आपको प्रॉब्लम एग्जाम के हिसाब से, तो ये थर्ड वाली एडजस्टमेंट टेक अवे लेना। ओके, बिल्कुल वो लिख दो, एक स्टार करोगे मतलब एग्जाम के पहले पढ़ना है। उसके बाद में एक एडजस्टमेंट ये है, ओके, इस प्रॉब्लम में क्या, इस प्रॉब्लम में एक एडजस्टमेंट है कि यहाँ पेमेंट की दो डेट दी है, यहाँ पार्ट पार्ट पेमेंट नहीं है, यहाँ भाई बुक एंट्री इस दिन की और बैंक अकाउंट इस दिन, बैंक अकाउंट को डेबिट इस दिन हुआ। ये समझ में आया क्या? तो ऐसे केस में यहां पे अगर जुलाई 5 है और पेमेंट की दो डेट है तो दोनों ले लो, पेमेंट की दो डेट्स है तो दोनों ले लो, और यहां से 30 जो भी 31st डे आएगा, ओके, कौन सा आएगा 31st डे, तो यहां आपका जुलाई 2 आएगा, तो यहां आपको दोनों पेमेंट की डेट्स लेना है और 31st दिन लेना है और आपका टीओएस आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम में मेन टेक अवे था पार्ट पेमेंट का, बाकी तो ठीक है। ओके, तो जब भी आप क्वेश्चनियर पढ़ो ना तो यहाँ का मेन क्या है जो एग्जाम के पहले पढ़ के जाना है, मेन टेक अवे क्या है, तो थर्ड एडजस्टमेंट। पूरा प्रॉब्लम नहीं भी पढ़ा तो भी ये थर्ड और फोर्थ एडजस्टमेंट, डन 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 डन, मजा आ गया, मजा आया होगा तो एमजेड टाइप करो। तो ये हमने गुड्स का ओके फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों देख लिया, समझ में आई बात? ओके, चलो अब हम सर्विस का देख लेते हैं, सर्विस का फॉरवर्ड और रिवर्स। थोड़ा यहाँ कॉन्शियस रहना, क्योंकि सबसे ज्यादा आज तक प्रॉब्लम पूछे है, आपको एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट बोल दूं कि क्या है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो पूछे है वो पूछे है सर्विस का रिवर्स चार्ज, सर्विस का रिवर्स चार्ज वाला। ओके, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। नाउ अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं सर्विस के लिए रिवर्स चार्ज क्या है। सबसे पहले सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में कैसे सोचना, इफ इनवॉइस इज इश्यूड विद इन टाइम। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पहला क्राइटेरिया, सर्विस का क्वेश्चन आया कि पहला क्राइटेरिया क्या इनवॉइस विद इन टाइम है। अगर इनवॉइस विद इन टाइम, अब कैसे पता चलेगा इनवॉइस विद इन टाइम, तो ऊपर मैंने बताया कि भाई इनवॉइस टाइम में कब बोला जाएगा, 30 और 45 डेज। तो अगर आपका इनवॉइस, अपने आप को सवाल पूछना, इनवॉइस विद इन टाइम 30 या 45 डेज या उसके पहले, तो फिर इनवॉइस या डेट ऑफ रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। तो सर्विस में आपको रिसिप्ट कंसीडर करना है, क्योंकि यार नोटिफिकेशन 66/2017 एप्लीकेबल नहीं है। ये तो मैंने रेगुलर क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है भाई साहब, आपको रेगुलर में मैंने सिर्फ एग्जाम के हिसाब से नहीं पढ़ाया, मुझे पता है कि आप आर्टिकलशिप में जाओगे और आर्टिकलशिप में जाने के बाद मेरा नाम जरूर लोगे। ओके, इसलिए वो कॉन्टेक्स्ट में मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। ओके, चलिए, और विद इन टाइम भी हमने बैच कंप्लीट किया था। सो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पे इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। दोस्तों अब रिसिप्ट में यहाँ दो डेट्स आपको दी जा सकती है, कभी कभी रिसिप्ट में बैंक में कब मिला और बुक्स में एंट्री कब है, जब चेक से मिलता है। अगर आपको रिसिप्ट में दो डेट दी गई तो दोनों कंसीडर कर लेना, मतलब फिर वहां पे डेट ऑफ इनवॉइस और रिसिप्ट की दो डेट्स विच एवर इज अर्लियर। अब समझ लो नेक्स्ट वो क्या कहते हैं, नेक्स्ट वो कहते हैं इनवॉइस नॉट विद इन टाइम। अगर इनवॉइस टाइम में नहीं है, अब दूसरा सवाल अपने को पूछना, नॉट इज इन टाइम, तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, यानी जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुई, अब वो आप कंप्लीशन कहो या सप्लाई ऑफ सर्विस कहो या प्रोविजन ऑफ सर्विस कहो, मतलब एक ही है। मतलब आपको लिखना है तो लिख देना, तीनों का मतलब एक ही है, कंप्लीशन कहो, ओके, कंप्लीशन कहो, या आएगा डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस कहो, सप्लाई ऑफ सर्विस कहो, या डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस कहो।
प्रोविजन ऑफ सर्विस को। ओके, तीनों का मतलब एक ही है। तो आपको जो है यहाँ पे जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुई, अगर इनवॉइस विद इन टाइम नहीं है, या रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। और तीसरा क्या कहता है, इफ टीओएस कैन नॉट बी डिटरमाइन एज पर क्लॉज ए के हिसाब से टीओएस डिटरमाइन नहीं हो पाया, तो उसके लिए डेट ऑफ रिसिपिएंट शोज द रिसिप्ट ऑफ सर्विस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, वो लिया जाएगा। चलिए, तो थोड़ा मैं आपको सोचने का तरीका बताता हूं। सर्विस के केस में आपको सोचने का तरीका कैसा रहेगा। आप क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, थोड़ा कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, मेसेज XYZ एंड कंपनी, अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, स्क्रीन पे ध्यान दो, अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स issued invoice for the service rendered to Mr. A। सर्विस है, रेंडर टू मिस्टर ए है, इनवॉइस कब दिया, इनवॉइस 7 सितंबर को दिया गया, 20XX। ओके, ध्यान रखना, इनवॉइस 7 सितंबर को दिया गया। डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई इन फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। पहला, प्रोविजन ऑफ सर्विस वाज कंप्लीटेड, सर्विस कंप्लीट की गई 1 अगस्त को, एंड पेमेंट वाज रिसीव्ड ऑन 20 सितंबर। एक मिनट, जल्दबाजी मत करना। पहला सवाल अपने आप को पूछो सर्विस में, और सर्विस में क्या पूछना है, वेदर इनवॉइस विद इन टाइम और नॉट। ओके, तो आपका कंप्लीशन हुआ कब, 1 अगस्त को कंप्लीशन हुआ, इनवॉइस 30 डेज में चले जाना चाहिए, मतलब ओके अराउंड, या आपका इनवॉइस 31 अगस्त तक चले जाना चाहिए था, लेकिन आपने इनवॉइस 7 सितंबर को दिया। अगर आपने इनवॉइस 7 सितंबर को दिया, मतलब इनवॉइस विद इन टाइम नहीं है। बस ये कंक्लूजन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनवॉइस विद इन टाइम नहीं है, मतलब क्या, मतलब फिर हमें क्या लेना पड़ेगा, तो डेट ऑफ कंप्लीशन और पेमेंट, जिस दिन पैसा मिला, विच एवर इज अर्लियर। ओके, तो कंप्लीशन 1 अगस्त का है, पेमेंट 28 सितंबर को मिला, तो ऐसे केस में आपका पहला ओके टाइम ऑफ सप्लाई आएगा 1 अगस्त। लीगल प्रोविजन लिख देना, और लीगल प्रोविजन लिखने के बाद पहला टीओएस 1 अगस्त ले लो, 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स, डन 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 डन। अब देखो दूसरा क्या है, दूसरा है प्रोविजन ऑफ सर्विस वाज कंप्लीटेड ऑन 14 अगस्त एंड पेमेंट वाज रिसीव्ड ऑन 20 सितंबर। अब देखो, आपने सर्विस कब कंप्लीट की, 14 अगस्त को कंप्लीट की। फिर से अपने को पूछो, 14 अगस्त को सर्विस कंप्लीट की, ओके, और इनवॉइस कब दिया, इनवॉइस जो है ओके 7 सितंबर को दिया, तो मतलब इनवॉइस विद इन टाइम है। अगर यहां से 30 डेज में इनवॉइस चले गया, इनवॉइस विद इन टाइम है, अगर इनवॉइस विद इन टाइम है, तो फिर क्या लेंगे भाई साहब, फिर लेंगे इनवॉइस या रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, मतलब यहां पे आ जाएगा आपका 7 सितंबर। डन 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 डन, मिल गया और एक मार्क आपको। चलिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया। थर्ड देखो, थर्ड वो क्या कहते हैं, मिस्टर ए मेड द पेमेंट ऑन 3 अगस्त, पेमेंट 3 अगस्त को हुआ, वेयर प्रोविजन ऑफ सर्विस वाज रिमेनिंग टू बी कंप्लीटेड, मतलब सर्विस नहीं दी पर पैसा एडवांस में आ गया। ओए तेरी, पैसा एडवांस में आ गया, ओके, पैसा पहले आ गया, तो 3 अगस्त जो है आपका एडवांस पे टीओएस आ जाएगा। यानी डेट ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस तो 7 सितंबर का है, और आपका यहां तक देखा जाए 3 अगस्त को पेमेंट आ गया, तो आपकी टीओएस 3 अगस्त को आ गई। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एंड नाउ ये रहा लास्ट सिचुएशन आपके सामने, मिस्टर ए मेड द पेमेंट ऑन 15 सितंबर, 15 सितंबर को पेमेंट हुआ, ओके, एंड वेयर प्रोविजन ऑफ सर्विस वाज रिमेनिंग टू बी कंप्लीटेड एट दैट टाइम। 15 सितंबर को पेमेंट हुआ, लेकिन उसके पहले 7 सितंबर को इनवॉइस जा चुका था। अगर 7 सितंबर को इनवॉइस जा चुका था, पहले तो क्या इनवॉइस विद इन टाइम है, हाँ, क्योंकि सर्विस अभी तक कंप्लीट हुई नहीं, सर्विस दी नहीं, तो हमने इनवॉइस पहले दे दिया, तो इनवॉइस पहले दे दिया, तो इनवॉइस विद इन टाइम है। अगर इनवॉइस विद इन टाइम है, ओके, तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो क्या करना, एग्जाम में जब भी तुम ये पढ़ो ना, पहले ये क्वेश्चन पढ़ लेना, क्वेश्चन नंबर 8। इससे क्या हो जाएगा, आपकी मेमोरी सेट कर देगी कॉन्सेप्ट को, ओके, क्योंकि इसमें सारी सिचुएशंस है, तो कॉन्सेप्ट को मेमोरी सेट कर देगी। और फिर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन उठाना, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कौन से मैं बताऊंगा, ओके, पर इसको इससे ना 5 मिनट में सेट कर लेना। ए भाई, मजा आया क्या, जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड होंगे और मजा आया होगा, तो फटाफट यहाँ पे सारे कम्युनिकेट करो और वन टाइप करो। चलिए, ओके, मजा आएगा तो कमेंट जरूर दीजिएगा जो ऑफलाइन है, कि सर मजा आ गया। ओके, चलिए, अब उसके बाद में नेक्स्ट ये कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ओके, सी वाला कॉन्सेप्ट, कि भाई यहां पे जस्ट मिनट, हम्म,
अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 से आपको सी वाला कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूं। इन्वेस्टिगेशन शोज दैट, क्वेश्चन को समझ लेना, इन्वेस्टिगेशन शोज दैट एबीसी एंड कंपनी कैरी आउट सर्विस ऑफ क्लीनिंग एंड रिपेयर्स ऑफ टैंक इन अ अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स। एबीसी कंपनी थी, ओके सुनो, एबीसी कंपनी थी और एबीसी कंपनी ने सर्विस दिया, और सर्विस दिया क्लीनिंग एंड रिपेयर्स क्या ऑफ टैंक इन एन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स फॉर विच अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन showed a payment in cash on 4th April to them against the work of his description। तो अब देखो यहां पे क्या क्या है, एबीसी एंड कंपनी ने रिपेयरिंग सर्विस दिया, ओके, अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन को, मतलब सोसाइटी को, अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन को। तो रिसिपिएंट कौन है, अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन रिसिपिएंट है। और इन्होंने पेमेंट जो किया, इनके बुक्स में पेमेंट बताया जा रहा है, ओके, 4th अप्रैल को, मतलब इन्होंने बताया कि हमको 4th अप्रैल को सर्विस मिल गई, पेमेंट किया 4th अप्रैल को सर्विस मिल गई रिसिपिएंट ने। द डेट ऑफ वर्क आर नॉट क्लियर, डेट ऑफ वर्क आर नॉट क्लियर फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ एबीसी एंड कंपनी एंड हैव नॉट इश्यूड द इनवॉइस, ओके, एंटर इन द पेमेंट ऑफ देयर बुक्स ऑफ अकाउंट। बहुत सी बार क्या होता है, सप्लायर एबीसी एंड कंपनी ये रिकॉर्ड में अभी एंट्री नहीं बता रहा है, कौन बताएगा यार, ड्यू डेट आ रही है, इनकम टैक्स लग जाएगा, तो वो टैक्स बचाने के लिए, इनकम टैक्स बचाने के लिए अभी एंट्री वगैरह कुछ नहीं, हो सकता है उसने कैश में ले लिया, ब्लैक में ले लिया, जो भी है। तो वो कह रहे हैं कि सप्लायर ने अपने रिकॉर्ड्स में कुछ भी नहीं बताया, सप्लायर ने कुछ भी नहीं बताया। ओके, तो देखो नॉर्मली हमारा क्या होता है, हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि सप्लायर, देख भाई, आइदर तू इनवॉइस, ओके, इनवॉइस बता दे या रिसिप्ट बता दे। तो सप्लायर ने अगर इनवॉइस और रिसिप्ट बता दिया तो इनवॉइस और रिसिप्ट विच इज अर्लियर, अगर उसने इनवॉइस नहीं भी बताया पर कंप्लीशन बता दिया तो कंप्लीशन और रिसिप्ट विच इज अर्लियर। पर सप्लायर के रिकॉर्ड में दोनों नहीं मिल रहे, ए और बी, अब क्या करें। तो वहां सी क्या कहता है, सी ये कहता है कि सप्लायर के रिकॉर्ड में ना इनवॉइस मिल रहा है, ओके, सप्लायर के रिकॉर्ड में नेक्स्ट जो है इनवॉइस भी नहीं मिल रहा है, कंप्लीशन भी नहीं मिल रहा है, रिसिप्ट भी नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो फिर ठीक है, रिसिपिएंट के रिकॉर्ड में, यानी वो जो हमारी सोसाइटी ओनर्स एसोसिएशन, उनके रिकॉर्ड में कौन सी दिन का पेमेंट है, 4th अप्रैल का। तो सप्लायर का टीओएस, सप्लायर का टीओएस रिसिपिएंट के रिकॉर्ड में जिस दिन एंट्री होगी उस दिन सप्लायर का टीओएस माना जाएगा। बेटा तू हमसे नहीं छूट सकता सप्लायर, ओके, इसके रिकॉर्ड में 4th अप्रैल का है ना, चल फिर तेरा टीओएस 4th अप्रैल को माना जाएगा। अगर आपने मेरा रेगुलर क्लास किया होगा तो मैंने जयसर वाला एग्जाम्पल दिया था, याद करो, याद होगा जयसर वाला, तो जे टाइप करो। तो चलिए, ये हमने यहां पे कवर किया रिगार्डिंग टू की क्लॉज सी क्या होगा। नाउ अब सर्विस के केस में रिवर चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, रिवर चार्ज क्या कहता है, देखो, टाइम ऑफ सप्लाई। अब ये बहुत अच्छे से इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं एक एक लाइन लिख कर जाना, आएगा मतलब आएगा आपको रिवर चार्ज वाला, ये समझो। अगर आपकी सर्विस रिवर चार्ज में होगी, रिवर चार्ज में हमने कौन कौन सी सर्विस देखी, ये याद होगा आपको, अगर आपने मेरा रिवीजन किया होगा। और देखो मैंने बहुत अच्छे से रिवीजन करके रखी है और जस्ट रिसेंट स्टार्ट की है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते ही आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैं कंटिन्यूस मैसेज अपडेट कर रहा हूँ, थोड़ा आप स्क्रॉल कर लेना तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूँगा, वो सारे रिविजन सेशंस कर लेना प्लीज। ओके चलो, तो अब देखो जीटीए सर्विस हुई, दूसरा लीगल सर्विस हुई, स्पॉन्सरशिप सर्विस हुई, हमने बहुत सारी सर्विसेज देखी अंडर रिवर चार्ज। ओके, अब देखो टीओएस इज ऑन, रिवर चार्ज में रिसिपिएंट को टैक्स देना है, तो टीओएस इज ऑन डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट समझ लो, जीटीए सर्विस है या लीगल सर्विस है, रिसिपिएंट है और रिसिपिएंट रिवर चार्ज में है, आरसीएम में है। तो अब आपको रिसिपिएंट एंगल से सोचना पड़ेगा क्योंकि उसका टीओएस निकालना है। तो रिसिपिएंट का टीओएस कब आएगा, जब ये जीटीए को पे कर देगा। पहले तो लिया डेट ऑफ पेमेंट, अब पेमेंट की दो डेट्स आपको दी जा सकती है, अब बुक एंट्री और जहां पे बैंक, तो दोनों कवर कर लेना। डेट ऑफ पेमेंट पहला दे दिया इन्होंने, और दूसरा क्या बोला, 61th डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस। अगर जीटीए ने इनवॉइस दिया होगा, अगर जीटीए ने इनवॉइस दिया होगा, इनवॉइस मतलब यहां टैक्स इनवॉइस, तो जिस दिन इनवॉइस दिया वहां से 61th डे, आपको वहां से 61th डे, तो आपको इनवॉइस बेसिस पे टीओएस नहीं फिक्स करना है, जिस दिन इनवॉइस दिया वहां से 61th डे लेना है। अगर सप्लायर ने इनवॉइस दिया होगा, ब्रैकेट में लिखो, ओके, अब सप्लायर इनवॉइस कब दे सकता, आपको रिवर चार्ज याद होगा, तो सप्लायर इनवॉइस कब दे सकता है, ओके, इफ सप्लायर इज रजिस्टर्ड पर्सन, लिख दो ब्रैकेट में,
सप्लायर इज रजिस्टर्ड पर्सन तो वो इनवॉइस दे सकता है। और अब और क्या कहते हैं देखो आगे, और कहते हैं ये या और ये, और डेट ऑफ इनवॉइस इश्यूड बाय रिसिपिएंट, तो ब्रैकेट में लिखो सेल्फ इनवॉइस इफ सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड पर्सन, सेल्फ इनवॉइस इफ सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड पर्सन। और ये जो है ना लास्ट टाइम की अमेंडमेंट थी जो आपको कंटिन्यू रहेगी, सितंबर में भी अप्लीकेबल थी, जैन में भी अप्लीकेबल है और आगे भी अप्लीकेबल रहेगी। तो मैं आपको ओके ये बता दूं, जैसे देखो मैंने आरसीएम में क्या पढ़ाया था आपको, एक सप्लायर सॉरी ओके आरसीएम में क्या पढ़ाया था मैंने आपको, सप्लायर है, रिसिपिएंट है और रिवर चार्ज है। रिवर चार्ज है तो टैक्स रिसिपिएंट को ही देना पड़ेगा। ओके रिवर चार्ज है तो टैक्स रिसिपिएंट को ही देना पड़ेगा। लेकिन सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो टैक्स इनवॉइस देगा। ओके मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था, वो सप्लायर टैक्स इनवॉइस देगा और उसका पेमेंट रिसिपिएंट करेगा। ओके तो रिसिपिएंट चुपचाप अपना पेमेंट करेगा रिवर चार्ज में, और सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा तो वो तो अपना नॉर्मल इनवॉइस देगा उसके। ओके वो अपना नॉर्मल इनवॉइस देगा, लेकिन रिसिपिएंट को सेल्फ इनवॉइस बनाना पड़ता है। ओके इसका सेल्फ इनवॉइस बनाना पड़ता है। याद आ रहा है सेल्फ इनवॉइस? याद आ रहा होगा तो सेल्फ टाइप करो, मेरे साथ कम्युनिकेट करो। देखो मेरे साथ आप कम्युनिकेट करोगे ना तो बहुत इन्वॉल्व हो जाओगे। ये एक पढ़ने का तरीका होता है, मैं आपको कह रहा हूं ये पढ़ने का तरीका होता है, इग्नोर मत करना। तो सेल्फ इनवॉइस बनाना पड़ता है। तो देखो अगर सप्लायर ने इनवॉइस बनाया होगा पहले केस में तो यहां से 61 डे, यहां से 61 डे। और अगर सप्लायर ने इनवॉइस नहीं बनाया होगा, अगर सप्लायर ने इनवॉइस नहीं बनाया होगा क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है, तो जिस दिन आपने सेल्फ इनवॉइस बनाया, वो मतलब जिस दिन आपने रिसिपिएंट ने इनवॉइस इश्यू किया वो डेट आपको लेनी पड़ेगी। ओके आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। ओके मेरा बस इतना कहना है कि ये देखना कि प्रॉब्लम में इनवॉइस बना है कि नहीं बना है, किसने बनाया है इनवॉइस, ठीक है। ओके तो डेट ऑफ पेमेंट या 61 डे और डेट ऑफ पेमेंट या सेल्फ इनवॉइस। ओके डेट ऑफ पेमेंट और सेल्फ इनवॉइस ये आपने लेना। और आगे को क्या कहते हैं देखो, whichever is earlier, if A, B and C is not possible then date of entry in the books of account, date of entry in the books of account। अब आप क्या करो, क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। ओके और ये 12 में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, रिवर चार्ज माइंड में कौन से फिट करने की कोशिश करते हैं। नहीं 12 नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 में, नहीं एक मिनट, हाँ यहाँ जाओ 16 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, स्टार कर देना। क्वेश्चन नंबर 16 कबीरा वाला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इंडिपेंडेंटली, इसमें ए और बी तो बहुत अच्छे से समझ लो। ए क्या कहता है और आपको क्या निकालना है, आपको नीचे निकालना है पर्सन लायबल टू पे टैक्स और टाइम ऑफ सप्लाई। अब देखो वो क्या कहते हैं, कबीरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंगेज इन द सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर रोड। तो जीटीए कौन हुआ, चलो साइड में स्क्रिबल करो, जीटीए कौन हुआ, यहाँ जीटीए ओके जीटीए कबीरा जो है, कबीरा जीटीए हुआ, स्क्रिबल करो मेरे साथ, स्क्रिबल करो, जीटीए हुआ। ट्रांसपोर्टर ऑफ रोड कबीरा इंडस्ट्री लिमिटेड एंगेज इन द सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ कंसाइनमेंट ऑन 17 जून, ठीक है। नहीं सॉरी मेरे से गलती हो गई, यहाँ पे कबीरा इंडस्ट्री बोल रहे हैं वो एंगेजेस द सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टर, मतलब जीटीए की सर्विस कबीरा ले रहा है, जीटीए की सर्विस उसने एंगेज किया, जीटीए की सर्विस कबीरा ले रहा है फॉर रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ कंसाइनमेंट ऑन 17 जून, ठीक है। मेड एडवांस पेमेंट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑन द सेम डेट, कबीरा ने उसको पेमेंट कर दिया, ओके एडवांस पेमेंट कर दिया, और पेमेंट कब किया, 17 जून को, ठीक है। स्क्रिबल करो मेरे साथ, 17 जून को। However, consignment could not send immediately on account of strike in the factory, and instead it was sent on 20 जुलाई। कंसाइनमेंट जो है 20 जुलाई को दी गई, ओके 20 जुलाई को दी गई। इनवॉइस वॉज रिसीव्ड फ्रॉम द ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर से इनवॉइस आया, ट्रांसपोर्टर से इनवॉइस आया 22 जून, नो सॉरी 22 जुलाई। अब देखो
व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टर सर्विस। एक मिनट, अपने दिमाग में बराबर स्टेप बाय स्टेप चलो। सबसे पहले जीटीए, अब इन्होंने खुद ही बोल दिया कि भाई यहां पे जो इनवॉइस है, सप्लायर ने इनवॉइस जो दिया, ओके, इनवॉइस यहां पे 22 जुलाई को दिया। अब मैं एक एजम्पशन लूंगा, और वो एजम्पशन ये लूंगा कि भाई सप्लायर जो है अनरजिस्टर्ड पर्सन है। अगर मैं एजम्पशन ये लिखता हूं कि सप्लायर यूआरपी है, तो हम सेल्फ इनवॉइस बनाएंगे। अगर मैं एजम्पशन ये लूंगा कि सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन है, अच्छा, सप्लायर अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो वो सिचुएशन में, सुनो पहले सुन लो मेरी बात, अगर वो सिचुएशन में, ओके, ऐसे वो केस में फिर हमें सेल्फ इनवॉइस की सवाल ही नहीं, क्योंकि टैक्स इनवॉइस वही देगा। यहां तक समझा क्या? ट्रिकी पॉइंट है। अगर सप्लायर जीटीए रजिस्टर्ड पर्सन है तो टैक्स इनवॉइस वही देगा। अगर टैक्स इनवॉइस ये देगा तो सेल्फ इनवॉइस वाला क्राइटेरिया ही नहीं आएगा। यहां तक समझा होगा तो वन टाइप करो। तो अब लॉ क्या कहता है, ये सर्विस आपको पहला, ये सर्विस आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, जीटीए रिवर्स चार्ज वाली है भाई साहब, रिवर्स चार्ज वाली है सर्विस। तो आपको कितना सोचना पड़ेगा पता है क्या? पहली बात तो ये गुड्स नहीं है। ओके सुनो, पहली बात तो ये गुड्स नहीं है, ध्यान से सुनना, ये गुड्स नहीं है, ये क्या है? सर्विस। और सर्विस में भी ये किसमें? रिवर्स चार्ज में आती है। रिवर्स चार्ज में आती है मतलब 13(3) में आती है। ओके 13(3) में आती है तो चलो याद करो, मैं टीओएस कैसे फिक्स करूंगा? डेट ऑफ पेमेंट, और सप्लायर ने इनवॉइस दिया होगा तो 61th डे, सप्लायर ने इनवॉइस दिया होगा तो 61 डे। और अगर सेल्फ इनवॉइस होगा तो फिर मैं ये बी वाला नहीं देखूंगा, फिर डेट ऑफ पेमेंट एंड सेल्फ इनवॉइस दोनों में से पहले लूंगा। यहां तक क्लियर हुआ? तो आपको तीनों एक साथ लगाने नहीं है, आपको तीनों एक साथ लगाने नहीं है। अगर सप्लायर ने इनवॉइस दिया तो पहले दो, ओके, सप्लायर ने इनवॉइस नहीं दिया तो पहला और तीसरा, सेल्फ इनवॉइस की डेट लेना है आपको। चलो, आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो ऐसे केस में, ओके, सप्लायर अगर हम अज्यूम करते रजिस्टर्ड पर्सन है और वो इनवॉइस दे रहा है, तो वो सिचुएशन में डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट 17 जून को है, ओके, पेमेंट 17 जून को है, और 61th डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस, तो 22 जुलाई से 61th डे निकालो, ओके, 61 डे जो भी आपका आएगा। तो ऐसे केस में देखो, इसका आंसर अगर हम देखेंगे तो आपको लिखना कैसे है, लिखना कैसे है तो मैं आपको बता देता हूं। इसको बिल्कुल केयरफुली लिखो। पहले आप जो है, ओके, यहां पे पहला जो है आप लिखो कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में रिसिपिएंट नोटिफाइड कैटेगरी में आता है, रिवर्स चार्ज है। रिवर्स चार्ज में टीओएस कैसे फिक्स होता है? ओके, डिस्कशन इन गिवन केस, यहाँ पे वर्ड, यहाँ पे वर्ड कबीरा कर देना, हाँ, कलसीता आया वहां कबीरा कर देना। कबीरा रिसिपिएंट है, कंपनी है, नोटिफाइड पर्सन है, रिवर्स चार्ज लग जाएगा, रिवर्स चार्ज लग जाएगा। और यहाँ पे 17 जून आपका डेट ऑफ पेमेंट है, और आपका 61th डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस, तो ये 61th डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस, तो आपका 21 सितंबर आएगा। 21 सितंबर ये डेट कैलकुलेट करके आपका टीओएस विच एवर इज अर्लियर, तो वो आपका 17 जून। ये कब बेटा? ये एक सेफर साइड एजम्पशन में लिख लेना, we assume that recipient is not required to issue self invoice। हम assume कर रहे हैं कि recipient self invoice issue नहीं कर रहा है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये assumption भी लिख लो सेफर साइड, और उन्होंने क्लियर कट बोला है कि भाई यहाँ इनवॉइस दिया गया। अगर इनवॉइस दिया जीटीए ने, मतलब ही जीटीए रजिस्टर्ड है और वो इनवॉइस दे रहा है हमें, इनवॉइस का मतलब टैक्स इनवॉइस। तो ऐसे केस में आप एजम्पशन ले लो कि सेल्फ इनवॉइस नहीं है, तो फिर डेट ऑफ पेमेंट और 61 डे विच एवर इज अर्लियर। ओके, ओ भाई समझा क्या? समझाओ तो बोलो यस सर। ओके, बहुत अच्छे समझ में आया। ओके, समझाओगा तो बोलो यस सर, ठीक है। अब सेकंड अगर आप देख रहे होगे, बी क्लॉज देखो, ओके, बी क्लॉज देखो, अ फर्म ऑफ एडवोकेट इश्यूज इनवॉइस फॉर सर्विस टू एबीसी लिमिटेड ऑन 17 Feb। एडवोकेट फर्म है, ओके, एडवोकेट फर्म है, इशू द इनवॉइसेस ऑफ सर्विसेज टू एबीसी लिमिटेड ऑन 17 Feb, ठीक है। तो इनवॉइस दिया गया 17 Feb को। पेमेंट इज कॉन्टेस्टेड बाय एबीसी लिमिटेड ऑन द ग्राउंड दैट ऑन अकाउंट ऑफ निग्लिजेंस ऑफ फर्म, company case was dismissed by court for non-appearance, which is necessitated further appearance for which firm is billing a company।
डिस्प्यूट ड्रैग ऑन फाइनली पेमेंट इज मेड ऑन 3rd November. आइडेंटिफाई द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ लीगल सर्विस. अब सुनिए, सप्लायर है ओके एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट, और रिसिपिएंट कंपनी है एंड दैट इज एबीसी. रिसिपिएंट कंपनी है दैट इज एबीसी. अब देखो इसमें क्या हुआ, इसमें सप्लायर ने जो है ओके एडवोकेट ने 17 फेब को इनवॉइस दे दिया था, 17 फेब को यहां पे इनवॉइस दे दिया था, पर उसको पेमेंट कब आया? पेमेंट जो आया वो 3rd November का है, क्योंकि लिटिगेशन में गई. अब पहली बात तो आपको क्लिक होना चाहिए कि रिवर्स चार्ज है. ओके, लीगल सर्विस बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रही है, तो पहला पॉइंट आपका यह आना चाहिए कि भाई ये रिवर्स चार्ज में आती है. दूसरा, रिवर्स चार्ज में आपका टीओएस कब आएगा? तो रिवर्स चार्ज में आपका टीओएस जो आएगा डेट ऑफ पेमेंट और 61 डे अगर सप्लायर रजिस्टर्ड होगा तो, और सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं और हमने सेल्फ इनवॉइस बनाया होगा तो डेट ऑफ सेल्फ इनवॉइस. तो अब यहां पे देखो, तो यहां डेट ऑफ इन गिवन केस डेट ऑफ पेमेंट 3rd November कम्स आफ्टर 61th डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस. अब देखो वो क्या कहते हैं, सप्लायर इनवॉइस कब गया? 17 फेब को गया. अगर सप्लायर इनवॉइस 17 फेब को गया तो वहां से 61 डे क्या होता है, तो वहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे, थोड़ा मैं यहाँ कैलकुलेशन डायरेक्ट बता रहा हूं आपको क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है. ओके, तो वहां से अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका 61th डे जो आएगा वो 19th अप्रैल को आएगा. ओके, 61th डे आपका 61th डे 19th अप्रैल को आएगा और डेट ऑफ पेमेंट 3rd November है. तो बेटा हमें क्या लेना है? लेना है 61 डे और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो यहाँ 19th अप्रैल आपका जो है यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई आएगा. अब दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, यहाँ एक सेफर साइड एजम्पशन ऑलवेज डाल देना. ओके, एजम्पशन डाल देना कि वी अज्यूम दैट ओके रिसिपिएंट हैज नॉट issued the self invoice, supplier is unregistered person, sorry, we assume that supplier is registered person and recipient has not issued the self invoice. ओके, ये assumption डालने से आप सेफ रहोगे. कभी कभी प्रॉब्लम में अगर क्लियरली बोला है कि सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड और रिसिपिएंट ने सेल्फ इनवॉइस बनाया, तो फिर सेल्फ इनवॉइस आपने कंसिडर करना. ओके, और विच एवर इज अर्लियर कंसिडर करना. डन, यस और नो? ओके, समझा होगा तो बोलो यस सर. ओके, ये भी क्वेश्चन अच्छा था, तो इसके ए और बी आपने जो है अच्छे से करके जाना है. ओके, चलो अब उसके बाद में नेक्स्ट, ये तो कॉपीराइट वाला, ये भी अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 17 टिक कर दो. ओके, रिवर्स चार्ज कॉपीराइट वाला. अब देखो एक क्वेश्चन जो अब थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन में आपको थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं और इसके ट्रिकी पॉइंट डिस्कस कर लेता हूं. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 अगर आप देखोगे ए लिमिटेड वाला. ओके, क्वेश्चन नंबर 18 अगर आप देखोगे ए लिमिटेड वाला, तो ये प्रॉब्लम आपने क्यों सॉल्व करके पूरा लिखकर क्यों देखना चाहिए? क्योंकि इसमें जॉब वर्क सर्विस है और दूसरा गुड्स है, मतलब आपको एक साथ गुड्स और सर्विस के दोनों के टीओएस फिक्स करना है. तो गुड्स और तो मजा आएगा. क्यों मजा आएगा? क्योंकि जब आप गुड्स के टीओएस फिक्स करोगे तो आपको ये प्रिंसिपल ध्यान रखना है. क्या? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, बात खत्म. रिसिप्ट बेसिस नहीं. इसलिए ये प्रॉब्लम है जब गुड्स का, तो ये देखो गुड्स में कंफ्यूजन करने के लिए आपको एडवांस दिया, ये दिया, वो दिया, पर भाई साहब आपको 2 डेट पे फर्म रहना है. कौन सी 2 डेट पे फर्म रहना है? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट, मतलब डेट ऑफ रिमोट, खत्म. इसके बेस पर ही टीओएस निकालना है. पेमेंट आधा पहले आया आधा बाद में आया, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं. लेकिन सर्विस के केस में, क्योंकि जॉब वर्क तो सर्विस है. ओके, तो जॉब वर्क अगर सर्विस है तो ये सिचुएशन में आपको कॉन्शियस हो जाना पड़ेगा. और आपको कॉन्शियस होके क्या, सर्विस के केस में आपको देखना पड़ेगा कि विद इन टाइम है कि नहीं है, नॉट विद इन टाइम है कि नहीं है, और फिर अकॉर्डिंगली रिसिप्ट ओके या इनवॉइस या कंप्लीशन विच एवर इज अर्लियर, उसमें भी पार्ट पेमेंट होगा. तो पहले पार्ट का टीओएस अलग, दूसरे पार्ट का टीओएस अलग. तो भाई साहब ये क्वेश्चन में क्या है, अगर आप सर्विस लेते हो ओके, तो सर्विस में हमने क्या देखा था? डेट ऑफ इनवॉइस. ओके, डेट ऑफ इनवॉइस और रिसिप्ट, पर इनवॉइस विद इन टाइम है क्या? तो आपका सर्विस कब कंप्लीट हुआ? आपका 6 मार्च को कब सर्विस कंप्लीट हुआ? आपने इनवॉइस कब दिया? 11 मार्च को दिया, मतलब इनवॉइस विद इन टाइम है. अगर इनवॉइस विद इन टाइम है तो फिर इनवॉइस ओके, इनवॉइस और रिसिप्ट, तो पहला रिसिप्ट, तो पहला टीओएस रिसिप्ट पे आ जाएगा और दूसरा टीओएस इनवॉइस और रिसिप्ट, तो इनवॉइस पे आ जाएगा. तो आपको इस तरह से सारे फैक्टर को कंसीडर करना है. भाई साहब ये क्वेश्चन समझा क्या? करके जाना, लिख कर जाना, बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा. ओके, तो चलिए भाई साहब, ओके ये डिस्कस हो गया हमारा.
फिर मैं आपको कहूँगा यस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, चलो ठीक है 19 तो ओके। अब हम वापस चार्ट पे आ जाते हैं। ये हमने टीओएस देख लिया दोनों फैक्टर का। अब देखो पेमेंट अप टू 1000 इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस, ये क्या कहता है? अब ये दोनों के लिए पर मोस्टली अप्लीकेबल है रिसिप्ट पे। बहुत सी बार क्या होता है कि सप्लायर ने आपको इनवॉइस दिया, उसने इनवॉइस इशू किया आपको, और वो इनवॉइस इशू किया यहाँ पे अराउंड ओके, जिसकी वैल्यू थी यहाँ पे इनवॉइस समझ लो 10,320, और उसके ऊपर जीएसटी लगा के दे दिया 10,320, और जो भी जीएसटी लगता है जीएसटी लगा के दे दिया। रिसिपिएंट ने उसको लमसम जो है 10,500 पेमेंट कर दिया। ओ भाई साहब ओके, मांगा गया था 10,320 और पेमेंट हुआ 10,500, तो रिसिपिएंट ने एक्स्ट्रा पे कर दिया। ओके, एक्स्ट्रा पे कर दिया। तो लॉ क्या कहता है, अगर सप्लायर को इनवॉइस से ज्यादा पेमेंट आया अप टू ₹1,000, जो उसने मांगा नहीं था पर एक्सेस आया रिसिपिएंट से, जो उसके बुक्स में एडवांस है, तो ऐसे केस में अगर अमाउंट अप टू 1000 होगा, इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस मिला होगा, तो सप्लायर अगर चाहे तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई ओके एडवांस पे ना क्रिएट करते हुए जब नेक्स्ट इनवॉइस इशू करेगा ना, तो नेक्स्ट इनवॉइस इशू करते वक्त भी उसका टीओएस क्रिएट करता है। मतलब उसका जीएसटी एडवांस पे ना देते हुए जब नेक्स्ट इनवॉइस में एडजस्ट करेगा तब भी दिया तो भी चलेगा, पर ये बेनिफिट सिर्फ अप टू 1000 है। अगर आपका एक्सेस पेमेंट 1000 से ज्यादा होगा, एक्सेस पेमेंट 1000 से ज्यादा मिला होगा, तो वो केस में आपको एडवांस पे ही जीएसटी देना पड़ेगा अगर सर्विस होगा। गुड्स के केस में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर्विस के केस में एडवांस आया है तो जीएसटी आता है। तो एडवांस अगर 1000 से ज्यादा होगा तो उस पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ओके, ये समझ में आएगा भाई साहब? समझ में आया तो बोलो यस सर, मजा आ गया। उसके बाद में रेसिडुअल केस। रेसिडुअल केस क्या कहता है कि अगर ओके आपका टीओएस इससे 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 कोई डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है। ओके सुनना, आपका टीओएस आपको डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है किससे? ओके, तो टीओएस कैनॉट बी डिटरमाइन इन एनी ऑफ द अबव केस, देन इन केस ऑफ पीरियोडिकल रिटर्न टू बी फाइल्ड, द डेट ऑन विच सच रिटर्न इज फाइल्ड वो लिया जाएगा। समझ लो आप क्रॉनिकल टैक्स एवेडर हो, आपने कोई टैक्स रिकॉर्ड मेंटेन नहीं की है, ना डेट ऑफ इनवॉइस है, ना कंप्लीशन है, ना रिमूवल है, कुछ भी नहीं है। आपकी बिल्कुल ओके रोज पेज पे लिखते हो, फाड़ के छोड़ देते हो, कोई एविडेंस से नहीं है, और आप पकड़े गए तो जब आपने रिटर्न फाइल करना चाहिए था, जो उसकी ड्यू डेट थी, वो आपका टीओएस माना जाएगा। और अगर आप रिटर्न में नहीं आते हो तो जिस दिन ऑफिसर ने आपसे पेमेंट मांगा कि आज के आज पेमेंट कर, वो टीओएस माना जाएगा। और उसके बाद में इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, इसको समझ लो, इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। हमने लास्ट चैप्टर में वैल्यूएशन में देखा था कि अगर आपको इंटरेस्ट फी पेनल्टी मिलती है और वो डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन की मिलती है, तो वो इंटरेस्ट ऐड होता है। और वो इंटरेस्ट कौन से मंथ में ऐड किया जाएगा? तो मैंने कहा था एक रिमार्क दे देना, जिस दिन वो एक्चुअली रिसीव होगा उस मंथ में कंसिडर किया जाएगा। ओके, तो ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई। अब मैं आपको ये बात बता दूं रिगार्डिंग टू वाउचर। पहले एक प्रोविजन थी वाउचर आइडेंटिफाइबल और वाउचर नॉट आइडेंटिफाइबल। अगर वाउचर आइडेंटिफाइबल होगा तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर टीओएस होता है, और अगर वाउचर नॉट आइडेंटिफाइबल होगा तो नाउ डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। लेकिन यहाँ पे एक सीबीआईसी का सर्कुलर आ गया है और उन्होंने कहा कि आरबीआई रूल के हिसाब से वाउचर जो है, अगर वो यहाँ पे आरबीआई नोटिफाइड वाउचर हो गए तो वाउचर पे जीएसटी नहीं आएगा, और अदर देन आरबीआई नोटिफाइड वाउचर हो गए तो वो एक्शनेबल क्लेम माना जाएगा। एंड मतलब एट एनी कॉस्ट वाउचर पे जीएसटी नहीं आएगा। इसलिए जो वाउचर वाला जो पार्ट है टीओएस का, अब वो इररिलेवेंट हो चुका है, वो कोई काम का नहीं, क्योंकि वाउचर पे जीएसटी नहीं आता है। ये सीबीआईसी सर्कुलर ने क्लियर कर दिया है। तो वाउचर वाला आपने ओके नहीं भी पढ़ा तो भी चलेगा, क्योंकि अब वाउचर पे जीएसटी नहीं आता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे देखे। अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूं, और वो है एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। अब ये एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस क्या होता है बता, देखो, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस शैल हैव सेम मीनिंग एज असाइन अंडर सेक्शन 9, मतलब रिलेटेड पार्टी, होल्डिंग, सब्सिडरी, ये एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस माना जाएगा। अब लॉ क्या कहता है, देखो, अगर आपका सप्लायर इंडिया के बाहर है और आपने सर्विस इंपोर्ट की, अब भाई साहब अगर आपने सर्विस इंपोर्ट की और सप्लायर इंडिया के बाहर है, तो वो केस में आपका टीओएस कैसे होगा, मतलब रिवर्स चार्ज आता है इंपोर्ट सर्विस पे या आरसीएम में आता है।
अगर ये आरसीएम में आता है तो ऐसे केस में आपका टीओएस कैसे होगा? तो सर्विस है, आरसीएम में है, तो आपका होगा ओके यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट। ओके आप क्या लोगे? डेट ऑफ पेमेंट। ओके तो यहाँ पे अब देखो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस होगा तो वो क्या कहते हैं? वेयर सप्लायर ऑफ सर्विस इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, या फिर डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ओके विच एवर इज अर्लियर। और यहां अगर नॉर्मल होगा तो वो कवर नहीं होगा। अब थोड़ा इसको मैं प्रॉपरली अरेंज करके देता हूं, डायग्राम देखना। डायग्राम में क्या है? पीक्यूआर है और इंडिया का बंदा है, इंपोर्ट सर्विस है, आरसीएम में आएगा। लेकिन पहले केस में वो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस नहीं है, विदाउट एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है वो यहाँ पे। ओके जो सर्विस इंपोर्ट कर रहा है ओके तो वो इंडिपेंडेंट बंदा है। और दूसरा एबीसी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी इंडिया में एक्सवाइजेड है और ये एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है। अब दोनों में डिफरेंस समझ लो। अगर आप एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस नहीं हो तो फिर जो नॉर्मल वे में आप टीओएस फिक्स करोगे क्या? तो डेट ऑफ पेमेंट, ओके पेमेंट में बुक एंट्री या बैंक डेबिट, और डेट ऑफ सेल्फ इनवॉइस। अब सर यहाँ सेल्फ इनवॉइस क्यों लिया आपने? क्यों? क्योंकि सप्लायर बाहर है, सप्लायर बाहर है तो अनरजिस्टर्ड ही होगा। अगर वो अनरजिस्टर्ड होगा तो आपको यहाँ सेल्फ इनवॉइस बनाना ही पड़ेगा। ओके यहाँ सेल्फ इनवॉइस बनाना ही पड़ेगा क्योंकि सप्लायर बाहर है, वो तो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं, वो अपने नॉर्मल बिल दे रहा है, तो हमें सेल्फ इनवॉइस बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ 61 डे से ज्यादा डेट ऑफ सेल्फ इनवॉइस वाला कॉन्सेप्ट आएगा। ये समझा क्या? ये समझा होगा तो 1 टाइप करो। ओके लेकिन अगर अब लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि आप एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस होगे। सुनो, अगर आप एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस होगे तो फिर आपका टीओएस हम कैसे फिक्स करेंगे? डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट और डेट ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर। फिर हम ये सेल्फ इनवॉइस एंड 61 डे नहीं, जिस दिन तुम अपने बुक्स में, क्योंकि तुम्हारी कंपनी से ले रहे हो, तो जिस दिन अपने बुक्स में आप सर्विस की एंट्री कर दोगे, वो जाने दो यहाँ पे कि 61 डे फ्रॉम सप्लायर इनवॉइस या सेल्फ इनवॉइस, फॉरगेट इट। जिस दिन अपने बुक्स में आपने बुक्स में प्रोविजन कर दिया या डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के केस में इस तरह से लिया जाएगा। तो ये जो हमने एक कॉन्सेप्ट देखा एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस वाला देखा था। ओके तो टीओएस इन रेसिडुअल केस वगैरह। अब देखो इसके आगे कोई इंपॉर्टेंट होगा तो मैं बता देता हूँ, जो आपने एग्जाम के हिसाब से पढ़ के जाना चाहिए। तो नहीं, बस मैं यही कहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 19 एक अच्छा क्वेश्चन है। ओके ये गुड्स और सर्विस का, इसको पढ़ के चले जाना। सो दोस्तों इस तरह से हमने टाइम ऑफ सप्लाई कंप्लीट किया विथ क्वेश्चन डिस्कशन। कभी कभी देखो क्वेश्चन डिस्कस करते वक्त सारे फैक्ट्स, क्योंकि मैं अभी स्पीड में हूं तो सारे फैक्ट्स को अरेंज करना पड़ता है। तो मैंने जब क्वेश्चंस पढ़ा और आपके साथ डिस्कस किया तो फिर उसको अरेंज करके दिया कि सो दैट अपने लिमिटेड टाइम में आपको बहुत अच्छे से समझ जाए। तो जितने क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करने थे आपके साथ डिस्कस कर लिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में आपको वो क्वेश्चन अच्छे से करके जाना है। और आज के सेशन में मैंने आपको बोला कि कुछ क्वेश्चंस लिख के जाना है, मतलब लिखना, अब भी क्लास के बाद पढ़ना और लिख लेना। और इस तरह से हमारा ये टॉपिक टाइम ऑफ सप्लाई खत्म हुआ। और इस बार अगर इस पे क्वेश्चन आए तो मार्क्स मत छोड़ना। डन 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 डन। आई होप आपको जो है ये रिवीजन बहुत अच्छी लग रही होगी। हमने अभी ये जो लगभग है, मुझे ऐसा लगता है कि आज का सेशन जो है यहाँ पे हमारा रैपिड रिवीजन का 11 नंबर का सेशन है। ओके मुझे 11th होगा या जो भी होगा देख लेना। तो इतने अच्छे से हमने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया है। सो चलिए दोस्तों ओके मिलते हैं। ओके और मुझे कमेंट करके बताओ नेक्स्ट चैप्टर रिवीजन के लिए आपका कौन सा चाहिए, आपको कौन सा चाहिए कमेंट करके बताओ। ओके तो जो ऑफलाइन स्टूडेंट देखेंगे कैसा लगा रिवीजन ये भी बताना, और नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए ये भी बताना। चल डन। तो वी आर डन विद टाइम ऑफ सप्लाई। थैंक यू सो मच। गुड डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि यस इस बार हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, टाइम वेस्ट मत करना, फटाफट रिवीजन करके इस बार बहुत अच्छा स्कोर लेना है। तो बोलो जीएसटी में इस बार 40 पार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिलते बेटा।